आपकी गोडाउन तक जो रॉ मटेरियल आएगा उसको सेफ लाना है, सिक्योर लाना है, और उस पे जो पैसा खर्च होता है उसी को हम बोलते हैं कौन सी कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और लास्ट एंड फाइनल तीसरी कॉस्ट है बेटा कैरिंग कॉस्ट, यानी कुल मिला के रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो आपने पैसा खर्च किया, सप्लायर को जो पैसा दिया, वो थी परचेज कॉस्ट। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद गोडाउन तक लाए, उसके लिए जो पैसा खर्च किया वो कॉस्ट थी ऑर्डरिंग कॉस्ट। और रॉ मटेरियल जब गोडाउन तक भी आ गया तो गोडाउन तक आने के बाद जब तक फाइनली आपका फिनिश गुड्स बनकर मार्केट में सेल नहीं हो जाता तो उसको जो कैरी करने की कॉस्ट आएगी, उसको सेफ रखने की जो कॉस्ट आएगी, फॉर एग्जांपल गोडाउन का रेंट, गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरमैन की सैलरी, चौकीदार की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, वर्क मैनेजर की सैलरी, ये जो सब पार्ट है, यानी रॉ मटेरियल गोडाउन में आ गया और आने के बाद जब तक फाइनली फिनिश गुड्स यानी ये मार्कर बनकर और मार्केट में सेल नहीं हो जाता तब तक उसको कैरी करना पड़ता है, उसको सेफ रखना पड़ता है, और उस पे भी हमारा एक पैसा खर्च होता है जिसको हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग का मतलब सेफ रखना, आपको सिक्योर रखना। तो टोटल 3 कॉस्टें थी। सबसे पहली कॉस्ट थी परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, यानी आपने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए सप्लायर को जो पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड परचेज कॉस्ट। पहली, रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद अपने गोडाउन तक लाए, उसके लिए जो पैसा खर्च किया वो थी ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में मेजर हमने 2 एक्सपेंसेस कंसीडर किए। पहला है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी कॉस्ट का नाम होता है बेटा हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब होता है सेफ लाना, सिक्योर लाना। और लास्ट एंड फाइनल, जब रॉ मटेरियल आपकी गोडाउन में आ गया तो वहां से जब तक हम फिनिश गुड्स बनाकर मार्केट में सेल आउट नहीं कर देते तब तक उस पर होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कौन सी कॉस्ट में काउंट होगा? जब तक फाइनली आपका फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बनके मार्केट में बिक नहीं जाता तब तक सारे एक्सपेंस आते हैं बेटा आपके कैरिंग कॉस्ट में। तो किसी भी प्रोडक्ट की जब हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो 3 कॉस्टों को मिला के बनता है एक परचेज कॉस्ट, रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, गोडाउन तक लाने की कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट। जब तक फाइनली फिनिश प्रोडक्ट बनकर मार्केट में सेल आउट नहीं हो जाता उसको सेफ रखने के जो भी खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए वापस एक डेफिनेशन पे आते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब था हमें ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है? अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार, पहला पॉइंट। और हमारी 2 कॉस्टें कम आनी चाहिए, ऑर्डरिंग और एक कैरिंग। ये प्रॉपर डेफिनेशन थी ईओक्यू की। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया परचेज कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है। अब आपको एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है। जब हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन बनाई तो क्या बनाई? ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है? अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार। और हमारी 2 कॉस्टें कम आनी चाहिए, कौन कौन सी? ऑर्डरिंग और कैरिंग। जबकि हमने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में तो 3 कॉस्टें इनकर्ड होती हैं तो फिर 2 ही कॉस्ट का नाम क्या है? इसका आंसर आपको देना है। तो सुनिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। सिंपल कितना आंसर सुनिए। हमने कहा 2 कॉस्टें कम आनी चाहिए, ऑर्डरिंग और कैरिंग। परचेज कॉस्ट का नाम नहीं आया, क्यों? उसका कारण है भैया परचेज कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है, उसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, साल भर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है 1 लाख यूनिट्स और मैं 1 लाख यूनिट्स का जो रॉ मटेरियल है वो अपने सप्लायर से 4 पार्ट्स में मंगाता हूँ, यानी एक बार में 25,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल, फिर 25,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल, फिर 25,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल और फिर 25,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल। कहने का मतलब मैं पूरे साल भर में एक साथ रॉ मटेरियल मंगाता, 4 पार्ट्स में मंगाता। 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स और 25,000 यूनिट्स।
मान लेता हूं जब मैंने पहली बार अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगाया तो उस समय मेरी मटेरियल की प्राइस चल रही थी 2 रुपीस पर यूनिट। तो मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट कितना किया होगा रॉ मटेरियल का 50,000 यानी 50,000 रुपए। लेकिन यही जब मैंने अगला बल्क मंगाया सप्लायर से तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ के होगी 5 रुपीस पर यूनिट। तो भैया मुझे अगली बार पेमेंट करना पड़ेगा 1,25,000 का 1.25 लाख रुपए। अब आप सप्लायर से आर्गुमेंट खड़ा करोगे कि मैं पिछली बार रॉ मटेरियल मंगाया था तो वो तो केवल 5 रुपीस पर यूनिट था, सॉरी 2 रुपीस पर यूनिट था, अब आप 5 रुपए ले रहे हो। तो सप्लायर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो परचेज कॉस्ट होती है बेटा इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन मार्केट। किस पे डिपेंड होगा? मार्केट पे। प्रैक्टिकल लाइफ में छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने व्हीकल्स में पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल फिल कराते हैं। मान लिया आप गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पंप फिल कराने। मान लीजिए आज पेट्रोल की कॉस्ट चल रही 80 रुपीस पर लीटर। तो आज आपने गाड़ी में 80 रुपीस लीटर का पेट्रोल डलाया 1 लीटर, और आज आधी रात से ही मतलब 12 बजे के बाद से पेट्रोल की कॉस्ट में 6 रुपीस हाइक हो गए, 6 रुपए पर लीटर बढ़ गया। आप कल फिर गए पेट्रोल भरवाने, तब आपसे वो पेमेंट 80 रुपीस का लेगा या 86 का लेगा? तो नेचुरल सी बात है आज आपसे पेमेंट वो 86 का लेगा, तो आप उससे आर्गुमेंट नहीं कर सकते कल तो मैंने 80 का डलवाया था आज 86 को ले रहे हो। तो इट इज कंप्लीट डिपेंड ऑन मार्केटेबल कंडीशन। प्राइस बढ़ भी सकती है, प्राइस कम भी हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि परचेज कॉस्ट का नाम इसलिए नहीं आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन में, बिकॉज इसको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज डिपेंड ऑन मार्केटेबल कंडीशन और मार्केटेबल सिचुएशन। बट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरी कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। कैसे? एक ग्राफ देखें बोर्ड के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूं। मेरे प्रोडक्ट की डिमांड साल भर में है 1 लाख मार्कर्स, 1 लाख मार्कर्स का मैं प्रोडक्शन करता हूं। तो अब एक सिंपल सी बात है, आपने कहा दो कॉस्टिंग कम आनी चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मुझे अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है। तो मैं एक काम करता हूं, 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल ये ब्रेकअप करके क्यों मंगा रहा हूं? 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल एक साथ ही मंगा लेता हूं। तो ध्यान रखना जब आप एक साथ ही 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल मंगा लेंगे 1 लाख यूनिट्स का, तो इससे क्या होगा आपकी एक कॉस्ट तो कम हो जाएगी, यानी ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्योंकि आपने 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल एक साथ मंगाया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक ही बार लगी, तो आपकी ओसी तो कम हो गई। लेकिन जो दूसरी कॉस्ट है कौन सी? सीसी कैरिंग कॉस्ट, ये आपकी बेटा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि दोनों कॉस्टें एक दूसरे के अपोजिट है। एक को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कैरिंग बढ़ेगी। अब कैरिंग कैसे बढ़ी? जब 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल आप गोडाउन में एक साथ मंगा लोगे तो उसको कैरी करने के लिए नंबर ऑफ रूम ज्यादा चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए। तो एक कॉस्ट को आपने कम करने की कोशिश करी तो एक कॉस्ट बढ़ गई। अब आपने कहा नहीं यार ये तो बेकार है, अपन 1 लाख यूनिट्स को एक साथ नहीं मंगाएंगे, अपन तो ब्रेकअप करके मंगाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप ब्रेकअप करके मंगाओगे तो आपकी कैरिंग तो कम होगी लेकिन ओसी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बार बार लगेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इनका मिड पॉइंट, जहां पर दोनों कॉस्टें एक दूसरे को स्प्लिट कर दे, दोनों कॉस्टें एक दूसरे को क्या कर दे? इंटरसेक्ट कर दे। इस पॉइंट को बोलते हैं EOQ। हमेशा हमारे सप्लायर को इसी पॉइंट पे ऑर्डर दिया जाता है जहां पर दोनों कॉस्टें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है दोनों कॉस्टों का, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है या दोनों कॉस्टें जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों कॉस्टें एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट के ऊपर हमें हमेशा अपने सप्लायर को ऑर्डर देना चाहिए। और जो ये पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी हर एक प्रोड्यूसर अपने सप्लायर को हमेशा कौन सी पॉइंट पे ऑर्डर देता है? इस EOQ पॉइंट पे। क्यों देता है? क्योंकि यही कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों कॉस्टें आपकी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यानी इस पॉइंट पे OC और CC इज ऑलवेज इक्वल। तो इस पॉइंट पे ही हमें हमेशा अपने सप्लायर को ऑर्डर देना है।
तो उम्मीद करता हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको समझ में आया होगा। तो एक बार लास्ट बार क्विक रिकैप करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हाट? ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देना है? अपनी रिक्वायरमेंट या जरूरत के अनुसार, पहली चीज। और दो कॉस्टें कम आनी चाहिए। कौन कौन सी कॉस्ट? एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कौन सी कॉस्ट है बेटा? आपकी कैरिंग कॉस्ट। और सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट जो है कितनी कॉस्टों को मिला के बनती? तीन कॉस्टें, परचेज, ऑर्डरिंग, कैरिंग। परचेज का मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर देने की कॉस्ट, जिसमें हम कौन कौन से खर्चे काउंट करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा कौन सा? हैंडलिंग। और तीसरा लास्ट एंड फाइनल है कैरिंग कॉस्ट, मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च किया वो परचेज कॉस्ट थी, रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद गोडाउन तक लाने की जो कॉस्ट थी वो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, और गोडाउन में आने के बाद जब तक फाइनली आपका फिनिश प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं हो जाता तो उसको मार्केट में जब हम लोग सेल करेंगे, जब तक फाइनली फिनिश गुड प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल नहीं हो जाता, बल्कि तब तक उसको जो कैरी करने की कॉस्ट होगी उसको हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। और ईओक्यू में हमने दो कॉस्टों को काउंट किया, क्योंकि परचेज कॉस्ट का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इट इज डिपेंड ऑन मार्केटेबल कंडीशन या मार्केटेबल सिचुएशन। लेकिन ओसी और सीसी इन दोनों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ये ग्राफ बताया कि जहां पे दोनों कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आपको हमेशा ऑर्डर प्लेस करना है। तो एक फॉर्मूला और देखिए टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज कॉस्ट। अब कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोर्ड पे आप ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझ चुके हो। तो फॉर्मूला इतना सा है परचेज कॉस्ट निकालने का, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। यानी आपकी साल भर में डिमांड कितनी थी? 1 लाख यूनिट्स, और एक यूनिट को खरीदने की परचेज प्राइस कितने रुपए थी बेटा? 2 रुपए पर यूनिट। अब ये कॉस्ट कौन सी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा R अपॉन EOQ मल्टीप्लाई बाय O, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ अपॉन 2 इंटू C। तो फॉर्मूले कैसे बने? परचेज कॉस्ट, कितनी यूनिट्स खरीद रहे हो, साल भर की डिमांड कितनी है, बस उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? परचेज प्राइस से। एक यूनिट की प्राइस कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखा जाए तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, R मतलब रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए आपकी साल भर में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी थी भैया? 1 लाख यूनिट्स। EOQ का डिवाइड क्यों लगाया? क्योंकि इसी पॉइंट पर हम लोग हमेशा ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉस्टें क्या हो रही है आपकी? पीक पर। मान लेते हैं लेट इट बी हमारा EOQ आता है 10,000 यूनिट्स पर, यानी एक बार में हम अपने सप्लायर से केवल कितनी यूनिट्स का रॉ मटेरियल मंगाते हैं? 10,000। तो मुझे बताओ 1 लाख में यदि मैं 10,000 का डिवाइड लगा दूं तो इट मींस मेरे साल के ऑर्डर कितने हो गए? 10 ऑर्डर। यानी मैं अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल कितनी बार मंगाऊंगा? 10 बार, 10 टाइम्स, और मल्टीप्लाई बाय O। O का मतलब क्या है? O का मतलब है बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? मान लेते हैं एक ऑर्डर की कॉस्ट 2,000 रुपए है, तो आपकी 10 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 रुपए। तो फॉर्मूला को रटना नहीं होता, फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हो समझो। परचेज कॉस्ट रॉ मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट, तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर देने की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? R मतलब रिक्वायरमेंट। किसका डिवाइड लगा दो? EOQ। एक बार में कितना मंगा रहे हो? तो रिक्वायरमेंट थी 1 लाख, एक बार में मंगा रहा हूं केवल 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल, तो मेरे साल के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए बेटा? 10। 10 को यदि मल्टीप्लाई कर दूं एक ऑर्डर की कॉस्ट से तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है, मैंने बताया भी था, सेफ रखने की कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए C का मतलब क्या है? तो C का मतलब यह है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। लेकिन ये EOQ में हमने 2 का डिवाइड क्यों लगाया? तो इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट इतना सा है, जहां भी बेटा 2 का डिवाइड लगता है तो वहां पर एवरेज को इंडिकेशन दिया जाता है। यहाँ पर हम एक छोटी सी अजम्पशन लेते हैं कि भाई EOQ कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पे आप अपने सप्लायर को हमेशा ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। तो हम ये मान के चलते थ्रू आउट द ईयर 365 के 365 दिन आपके गोडाउन में वो यूनिट्स
हमेशा रिप्रेजेंट रहेंगी, चाहे से वो रॉ मटेरियल की फॉर्मेट में रहे, चाहे से वो प्रोसेसिंग की फॉर्मेट में रहे, चाहे से वो फिनिश गुड्स की फॉर्मेट में रहे। वो आपका जो ऑर्डर जिस पॉइंट पे आप दे रहे हो, वो ऑर्डर, वो यूनिट्स आपके गोडाउन में 365 के 365 दिन रिप्रेजेंट रहेंगी। और रिप्रेजेंट रहने का मतलब है हमें उन्हें सेव करके चलना होगा। यदि वो रॉ मटेरियल की फॉर्मेट में है तो भी सेव रखना है, प्रोसेसिंग में है तो भी सेव रखना है, और फिनिश गुड्स बन के रेडी है मार्केट में सेल होने के लिए तो भी सेव रखना है। इसलिए यहाँ पे 2 का डिवाइड लगाया, यहाँ पे अजम्पशन लिया गया एवरेज, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि डे 1 पे मैंने कितना मंगाया था, डे लास्ट पे मैंने कितना मंगाया था, तो इसके लिए हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एवरेज। डे 1 को उठा लो, डे लास्ट को उठा लो, डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब जो भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो सप्लायर को, वो यूनिट्स साल भर आपके गोडाउन में आपको किसी ना किसी फॉर्मेट में जरूर मिलेगी, तो हमें उनको कैरी करके चलना होगा। तो उम्मीद करता हूँ